हेलो गाइस, इस वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे इसमें पहले फर्टिलाइजेशन। तो देखो, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो जो प्रोसेस है मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न को हम उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कैसे जो मेल गैमेट है स्पर्म कैसे एंटर कर रहा है, और फिर आपने किया था कि स्पर्म के जो हेड रीजन जो होता है वहाँ पर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, तो वो रिलीज़ करता है डाइजेस्टिव एंजाइम को, जिसकी वजह से क्या है, बाहर की जो सेल्स होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और वो जोना पैलिसुडा लेयर के पास पहुंच जाती है। जैसे यहाँ पे यहाँ जो है, यहाँ पे एंट्री दिखा रखी है, फिर उसके बाद ये ब्रेक डाउन करता हुआ फिर ये आगे जोना पैलिसुडा तक एंटर कर चुका है। फिर बाद में क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस है स्पर्म का वो ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो एम्प्यूलर रीजन में होती है। एम्प्यूलर रीजन किसका पार्ट है? ओविडक्ट का। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं और कैसे होता है। तो फर्स्ट है इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन क्या होता है? जब ट्रांसफ़र होता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास, तो उसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं। तो ड्यूरिंग कॉर्टस और कॉपुलेशन या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट सीमन इज रिलीज्ड इनटू द वेजिना बाय द पेनिस। तो क्या है, वेजाइना के अंदर जो सीमन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहेंगे। तो जब वो एंटर कर जाता है तब द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली थ्रू द सर्विक्स, enter into the uterus and finally reach the ampular region of the fallopian tube। तो वो फिर उसके बाद क्या है, सर्विक्स के थ्रू वो यूट्रस के अंदर एंटर करता है और फिर फाइनली क्या है, फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंच जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसफर टू द एम्पुलर रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो वहाँ से स्पर्म जो है वो एम्पुलर रीजन के अंदर पहुँच चुका है। तो उसी दौरान क्या है, ओवरी जो है वो ओवम को रिलीज़ करेगी और एम्पुलर रीजन में ट्रांसफ़र कर देगी। तो फर्टिलाइजेशन अकर इफ़ द फैलोपियन ट्यूब ओनली इफ़ द ओवम एंड स्पर्म आर साइमल्टेनियसली ट्रांसफर्ड इनटू द एम्पुलर रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अब इन्होंने ये कहा है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तब होगी जब ओवम और स्पर्म जो है साइमल्टेनियसली एम्पुलर रीजन में ट्रांसफ़र होते हैं। अगर ये साइमल्टेनियसली ट्रांसफ़र नहीं होते हैं तो फर्टिलाइजेशन जो है प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, एवरी दैट इज़ वाई एवरी कॉपुलेशन नोट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। तो फर्टिलाइजेशन जब वो दोनों ट्रांसफ़र साइमल्टेनियसली हो चुके हैं एम्पुलर रीजन में, तब क्या होगा, स्पर्म एंड एग जो है उनका फ्यूज़न होगा। तो इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। तो सॉरी, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन the sperm induce changes in the zona pellucida layer of the ovum that block the entry of additional sperm, ensuring that only one sperm can fertilize an ovum। आपको डायग्राम में अभी दिखाया था कि इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान जोना पैलिसुडा लेयर के अंदर चेंजेस आती है, जिससे क्या होता है, ब्लॉक हो जाती है, एडिशनल स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती है। तो क्या है, एक ही स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। The secretion of the acrosome help the sperm enter the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane। और जो एक्ट्रोसोम का सेक्रीशन है वो एंटर कर जाएगा ओवम में थ्रू द जोना पैलिसुडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द इंड्यूस द सेकेंडरी oocyte टू कंप्लीट म्योसिस। आपने किया था oogenesis के अंदर प्यूबर्टी एज में सेकेंडरी oocytes बनती है। ठीक है, तो यहाँ जब जो है सेकेंडरी oocytes जो है वो यहाँ पे अब म्योसिस जो है होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज़ अगेन अनइक्वल डिवीज़न। और फिर उसके बाद क्या है, फिर से अनइक्वल डिवीज़न होगी और इससे क्या रिजल्ट होगा, फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड ओवम। और फिर जाके क्या है, सेकंड पोलर बॉडी और हैप्लॉइड जो है ओवम फॉर्म होगा। द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लॉयड जाइगोट। जब स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज़ हो जाता है तो वो डिप्लॉयड जाइगोट बना देते हैं। और अब जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम नंबर है, 46।
द सेक्स ऑफ द फीटस इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द स्पर्म। तो अब इन्होंने कहा है कि जो फीटस का जो सेक्स है हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, स्पर्म में जो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है उससे। एज द फीमेल, क्यों? क्योंकि एज द फीमेल इज एक्स द ओवम विल ऑलवेज कैरी द एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि फीमेल के जो ओवम होता है उसके अंदर सिर्फ वो हमेशा जो है एक्स क्रोमोसोम को ही कैरी करते हैं, और जो मेल होता है वो एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम को कैरी कर सकते हैं। मतलब भाई किसी स्पर्म में ऐसा हो सकता है कि या तो उसमें आइदर एक्स और वाई मीन्स या तो उसके अंदर स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होगा या तो वाई क्रोमोसोम होगा। देयरफॉर half of all the sperm carry the X chromosome and the other half carry the Y chromosome। तो क्या होता है कि स्पर्म के अंदर हाफ जो होते हैं स्पर्म वो वाई क्रोमोसोम कैरी कर सकते हैं और हाफ जो होगा वो एक्स क्रोमोसोम कैरी करेंगे, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एक्स कंटेनिंग स्पर्म और द वाई क्रोमोसोम फ्यूज विद द ओवम। अब इस पर डिपेंड करता है कि जो स्पर्म का कौन से वाला जो क्रोमोसोम है वो ओवम के साथ फ्यूज़ हो रहा है। अगर ओवम के साथ एक्स कंटेनिंग स्पर्म फ्यूज़ होता है तो जो बेबी होगी वो फीमेल होगी, और अगर ओवम के साथ वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज़ होता है तो जो बेबी है वो मेल होगा। अब क्या है, फ्यूज़न होने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा, जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीज़न होती है, उसके बाद क्या है वो 2, 4, 8, 16 ऐसे सेल्स में डिवाइड होते जाएंगे, और जब 16 सेल्स बन जाते हैं तो हम उसे ब्लास्टोमियर बोलते हैं। और फिर क्या है, ये क्लीवेज जो हो रहा है, माइटोटिक डिवीज़न जो हो रही है वो क्या है, इस ओविडक्ट के आगे, ओविडक्ट से आगे मूव करेंगे और यूट्रस की तरफ जाएंगे, क्योंकि यूट्रस में ही इम्प्लांट होता है फीटस एम्ब्रियो। तो अब मोरूला क्या होता है, द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर। जब 8 to 16 ब्लास्टोमियर में जो जाइगोट है कन्वर्ट हो जाता है, हम उस स्टेज को मोरूला बोलते हैं। द मोरूला कंटिन्यू डिवीज़न एज इट मूव्स फर्दर अलोंग इनटू द यूट्रस। अब मोरूला जो है आगे कंटिन्यूस डिवाइड होता है और वो यूट्रस की तरफ मूव करेगा। द ब्लास्टोमियर अरेंज इन टू एन आउटर लेयर कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। अब ब्लास्टोमियर जो है, जो डिवीज़न हुई है जाइगोट के अंदर, अब उसके बाहर एक लेयर आ जाती है जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और अंदर की साइड जो मास कलेक्ट होता है उसे हम इनर सेलुलर मास बोलते हैं। तो इनर सेलुलर मास जो है वो ट्रोफोब्लास्ट के साथ अटैच रहता है। द ट्रोफोब्लास्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियम। अब जो ट्रोफोब्लास्ट जो है वो प्रिपेयर है यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर के साथ अटैच होने के लिए। द इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म द एम्ब्रियो। और जो इनर सेल मास जो है वो डिफ्रेंशिएट होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। द सेल ऑफ द यूट्रस डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। जब यूट्रस की सेल जो है वो डिवाइड होती है और वो ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है। द ब्लास्टोसिस्ट दज एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल। और जो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रिन वॉल के साथ एम्बेडेड हो जाता है, इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और जब इम्प्लांट हो जाता है एम्ब्रियो तो वो क्या है, लीड टू प्रेगनेंसी आगे लीड करता है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो स्पर्म का एग न्यूक्लियस और स्पर्म न्यूक्लियस दिखा रखा है, दोनों फ्यूज़ होते हैं। तो फिर उसके बाद इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है ये जाइगोट बन गया है, जाइगोट 2n। और फिर फर्स्ट डिवीज़न दिखा रखी है 2 सेल स्टेज, फिर उसके बाद उन्होंने सेकेंड डे दिखा रखा है 4 सेल स्टेज, फिर थर्ड डे 3 सेल स्टेज, फिर 4 डे फिर आगे सेल्स डिवाइड होते जा रहे हैं, एक बॉल बन जाती है मोरोला लाइक। और फिर आगे यहाँ पे इन्होंने इसका ये डायग्राम के थ्रू कैसे कहाँ कहाँ फैलोपियन ट्यूब में किस किस जगह पे कितने सेल स्टेज बनते हैं और फिर कैसे यूट्रस की तरफ जा रहा है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बन रही है और फिर वो इम्प्लांट हो रहा है, ये चीज़ दिखा रखी है इस डायग्राम में। अब हमने किया था जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो लीड टू प्रेगनेंसी। तो अब हम करेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।
तो देखिए, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड ए क्रोनिक विलाई अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। देखिए क्या होता है, आप इस डायग्राम में अच्छी तरह से देख सकते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखा रखा है। ये क्या है, क्रोनिक विलाई है। ये किससे सराउंडेड है, यूट्रस से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब यूट्रियन वॉल और जो यूट्रियन वॉल जो है, जब इनके साथ जब ये कंबाइन हो जाती है तो वो क्या है, प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम डिटेल में देखते हैं अब आगे। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन called after implantation finger like projection called as chronic villi appear on the trophoblast। तो ट्रोफोब्लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देती है, जिसे हम क्रोनिक विलाई कहते हैं। द क्रोनिक विलाई आर सराउंडेड बाय यूट्रिन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। जो क्रोनिक विलाई है वो यूट्रिन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से सराउंडेड है। इट कॉज द क्रोनिक विलाई एंड द यूट्रिन टिश्यू टू बिकम इंटरडाइजेस्टेड विद ईच अदर। अभी क्रोनिक विलाई और जो यूट्रिन टिश्यू जो है वो इंटरडाइजेस्टेड हो जाते हैं और ज्वाइंट होके वो क्या है, आगे प्लेसेंटा बना देंगे। तो फॉर्म ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग फीटस एंड द मैटरनल बॉडी। तो फीटस और मैटरनल बॉडी के बीच में जो ज्वाइंट स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा बोलेंगे। तो प्लेसेंटा का रोल क्या है, इट सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम द फीटस। तो क्या है, जो डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, और जो फीटस में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है उसे रिमूव आउट करेगा। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा जो है एम्ब्रियो से कनेक्ट है, किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। तो जो एम्ब्रियो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट को फ्रॉम द प्लेसेंटा, कैसे करेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू करेगा। अब प्लेसेंटा जो है, इनका ये तो रोल है ही ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव आउट करना। इसके अलावा भी प्लेसेंटा जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो हार्मोन्स को सेक्रेट करेगा। कौन कौन से हार्मोन्स सेक्रेट करता है, उनके नाम है HCG। इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। और HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन्स प्लेसेंटा जो है सेक्रेट करते हैं। लेटर इन द प्रेगनेंसी अनदर हार्मोन कॉल्ड एज रिलैक्सिन इज प्रोड्यूस बाय द ओवरी। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो बाद में क्या है, ओवरी के थ्रू रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हार्मोन इज़ इंक्रीज। प्रेगनेंसी के दौरान जो ये हार्मोन्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन। ये सभी हाई लेवल में सेक्रेट होते हैं। तो हाई लेवल ऑफ दिस हार्मोन आर एसेंशियल। क्यों जरूरी है इनका मैक्सिमम अमाउंट में रिलीज होना, क्योंकि ये जो है सपोर्ट करते हैं फिटल ग्रोथ को, मेटाबॉलिक चेंजेस जो होती है प्रेगनेंसी के अंदर उसे, और साथ में ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो इनके रोल आ सकते हैं। तो soon after implantation the embryo differentiate into the outer ectoderm and inner एंडोडर्म। और इम्प्लांटेशन के बाद जो एम्ब्रियो होती है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है दो लेयर में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म बाहर की साइड और एंडोडर्म अंदर की साइड। और उसके बाद क्या है, एक बीच में लेयर्स बनती है जिसे हम कहते हैं मीजोडर्म। ठीक है, तो दीज थ्री टिश्यू सून गिव राइज टू द टिश्यू इन द बॉडी। अब ये यही तीनों जो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म जो लेयर है वो बॉडी जो फीटस की डेवलपमेंट हो रही है, फीटस बॉडी के टिश्यूज़ को बनाने में हेल्प करती है। तो देखिए आप यहाँ पे ये तीन लेयर्स है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म जो है नर्वस सिस्टम और एपिडर्मिस ऑफ स्किन बनाता है। मीजोडर्म जो है वो स्केलेटन, मसल, सर्कुलेटरी सिस्टम और गोनाड्स को बनाने में हेल्प करेंगे। और एंडोडर्म जो होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लीवर, पैनक्रियाज, ब्लैडर को बनाने में हेल्प करेंगे। इसके बाद क्या होता है,
द इनर सेल मास कंटेन स्टेम सेल्स। हमने किया था कि इनर सेलुलर मास होता है, तो इनर सेल मास जो है उनके अंदर स्टेम सेल प्रेजेंट है। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? विच हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन इन द बॉडी। तो वो टिश्यू और ऑर्गन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। अब हम करेंगे फीटल डेवलपमेंट कि कौन से महीने में फीटस जो है, फीटस का कौन सा पार्ट बनता है, कौन सा ऑर्गन बनता है। तो फर्स्ट मंथ, आफ्टर फर्स्ट मंथ क्या आता है? हार्ट इज फॉर्म, हार्ट बन जाता है। सेकंड मंथ में लिम्स और डिजिट्स बन जाती है। थर्ड मंथ में मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। फिफ्थ मंथ में अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड एंड द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस। और फिर सिक्स्थ मंथ में बॉडी जो है वो फाइन हेयर, आईलिड्स और आई लैशेस ये सभी बन जाएंगे। और 9 मंथ में क्या होता है? फीटस जो है फुली डेवलप हो जाता है और उसके बाद वो रेडी है फॉर डिलीवरी के लिए।